साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर, उसके बाद गोवा और उसके बाद मेघालय के गवर्नर बने। और जम्मू कश्मीर में जब 370 हटा था तो उस वक्त गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, यूँ कह सकते हैं आखिरी रियासती गवर्नर थे। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू आए और उसके बाद मनोज सिन्हा, वो बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेकिन गवर्नर सत्यपाल मलिक, जिन्होंने तीखे वार किए सरकार पर और कुछ बड़े खुलासे किए। करण थापर के इंटरव्यू में, दिवायर को एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही और उसके बाद बैक टू बैक रिएक्शंस भी आ रहे हैं। क्या रिएक्शन आए वो भी मैं बताऊंगा। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, महबूबा मुफ्ती की तरफ से कुछ बातें कही गई। इसी तरीके से कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए सरकार से, लेकिन बीच में अतीक का और उसके भाई अशरफ का कत्ल कर दिया गया और ये मामलात वहीं के वहीं रह गए। बहुत सारी चीज़ें इससे छुप गई। लेकिन क्या सवाल ये था कि पुलवामा हमला सरकार को पता था होने वाला है? ये सवाल भी कि सरकार ने एयरक्राफ्ट सीआरपीएफ के एहलकारों को यूनियन मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री ने और डिफेंस मिनिस्ट्री ने देने से मना किया था। ये नोटिस में चीज़ें थी सरकार के। 40 जवानों की जान चली गई, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के लिए जानें कुर्बान कर दी। इसका जिम्मेदार कौन है? तो सत्यपाल मलिक ने उस इंटरव्यू में 3-4 बड़ी बातें कही। कुछ हालांकि यूं ही लगता है हवा में बातें, लेकिन कुछ टेक्निकली बुनियादों पर वो कह रहे हैं, उनके पास शवाहिद शायद इसके होंगे, बता रहे हैं। कह रहे हैं पुलवामा हमले का जो है वो प्राइम मिनिस्टर के आसपास जो लोग हैं वो उनको जानकारी गलत देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मोदी को सारी चीज़ें पता नहीं होती और कुछ फैसले ऐसे हैं जो उनको पता होते हैं लेकिन वो किसी की सुनते नहीं। जैसा उन्होंने मिसाल के तौर पर कहा कि मैंने कहा जी जब हमला हुआ तो पहले ही इतना बड़ा काफिला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर कैसे गाड़ियों से सफ़र करेगा? ऐसा नहीं होता किसी हसास इलाके के अंदर। लेकिन जब एयरक्राफ्ट मांगा गया, स्पेशल तैयारा मांगा गया, खुसूसी तैयारा मांगा गया वजारत दाखिला से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। ये दावा उन्होंने किया। सच्चाई इसमें क्या है वो अलग बात है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि शाम को जब हमला हो गया मैंने फ़ोन किया जम्मू कश्मीर से बैठकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो जवाब आगे से मिलता है तुम चुप करके बैठो, प्राइम मिनिस्टर मुझे कहते हैं। ये मोदी को लेकर उन्होंने कहा। फिर उसके बाद तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि पुलवामा हमला सरकार की लापरवाही से हुआ और प्राइम मिनिस्टर को यानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रिश्वत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अडानी वाला जो मामला है उस पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उनके इस बयान के बाद, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने कहा था उनकी सिक्योरिटी भी हटा ली गई है, मुझे ख़तरा है, मुझे एडवाइजरी कमेटी ने कहा है, मुझे फॉर्मर कमांडर्स ने कहा है, लोकल मिलिटेंट से भी मुझे ख़तरा है, और इतना ही नहीं मुझे ख़तरा इस बात से भी है कि सरहद पार जो दहशतगर्द हैं वो भी मुझे टारगेट करने वाले हैं। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक्स कोई गवर्नर होता है, फॉर्मर गवर्नर होता है, उसको सिक्योरिटी प्रॉपर दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो वापस लिया जा रहा है जब वो रिटायरमेंट के बाद आए। तो मैं किसानों की बात करता था, मैं मजबूर लोगों की, बेचारा लोगों की, बेसहारा लोगों की बात करता था, तो इसलिए मुझे हटा दिया गया। ये बातें उनकी तरफ से बहरहाल कही गई। लेकिन असल में मुद्दा यहीं रुकता नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी जो पहले कांग्रेस में थी, शिवसेना की, अब रुकने पार्लियामेंट है, राज्यसभा की रुकन है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो मैं आगे चलकर सुनाऊंगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भी ये ट्वीट किया, उन्होंने भी इस तरीके से सवाल उठाए कि हुकूमत इस पर संजीदगी से जवाब दे जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं। और वज़ीर आज़म को सारी चीज़ें पता थी। सरकार की लापरवाही की वजह से 40 सीआरपीएफ के जवानों की पुलवामा लतपुरा में हमले में जान गई 14 फरवरी 2019 को। और इतना ही नहीं, जो कुछ हो रहा है वो सरकार की नाकामियाँ हैं। और वज़ीर आज़म को, प्राइम मिनिस्टर को, उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको वो जानते हैं कि ये रिश्वतखोर हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। वो खुद इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं जैसे उन्हें मालूम ही नहीं है। तो बहुत सारे सवाल सत्यपाल मलिक ने पूछे, लेकिन सत्यपाल मलिक फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का भी थोड़ा सा कैरेक्टर सवालों के घेरे में आ रहा है। क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि फैक्स मशीन मुझे ख़राब हो गई थी जब फैक्स उनको किया गया था नई सरकार बनाने के लिए 2018 नवंबर में, और उसके बाद असेंबली तहलील कर दी थी उन्होंने, और उनने मौका नहीं दिया था पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक साथ आने का। और फिर बाद में कहा था कि सज्जाद लोन चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहा था, वो कह रहा था मेरे पास नंबर्स पूरे थे, और अब वो कह रहे हैं कि मुझे ये सब पता था, ये मैंने खुद जानबूझ कर किया। तो तजाद बयानों में है, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं वो अलग अलग हैं, विरोधाभास उनमें नजर आ रहा। तो यही वजह है कि उन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो सवाल है वो तीखे हैं। सरकार से कांग्रेस ने भी सवाल पूछा कि हुकूमत जवाब दे कि इस तरह की लापरवाही क्यों की गई, तो अचानक बीच में अतीक वाला मामला आ गया, तो कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि चीज़ें छुपाई जा रही हैं। लेकिन शिवसेना क्या कुछ कह रही है मैं आगे चलकर सुनाऊंगा, क्योंकि बयानात बहुत सारे थे, मगर सवाल अब भी हैं जिनका जवाब शायद हुकूमत दे ना दे वो अलग बात, मगर सवाल तीखे हैं कि वज़ीर आज़म को रिश्वत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मिसगाइड किया जाता है। और ये भी प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट दिया कि वो खुद इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनके आसपास लोग ऐसे हैं जो उनको मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि पुलवामा हमले में एयरक्राफ्ट मांगा गया था कि बाई एयर जम्मू से श्रीनगर ये तमाम लोग जाएंगे, सीआरपीएफ कैंप में जाएंगे, लेकिन जवानों को नहीं दिया गया और उनकी जान चली गई लतपुरा में। फिर आरडीएक्स इतना कहाँ से आया, ये भी उन्होंने सवाल पूछे। फिर ये भी कहा कि महबूबा मुफ्ती इनकैपेबल थी,
इनकॉम्पिटेंट थी, नाअहल थी हुकूमत चलाने के। फिर कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महबूबा मुफ्ती और एक दो लीडर्स और, राम माधव का नाम लिया कि ये तमाम लोग करप्ट थे और बीजेपी के इकोसिस्टम में ये तमाम लोग मज़ा लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, पैसा कमाते हैं। और उसके बाद मानहानि का नोटिस भी इनको जारी किया, जिसमें माफ़ी 48 घंटों के अंदर मांगी। ये सत्यपाल मलिक को कहा किसने? राम माधव ने। लेकिन जवाब में आया कि माफ़ी का सवाल ही नहीं है। आप अंबानी की फ़ाइल लेकर मेरे पास आए थे, इंश्योरेंस की फ़ाइल लेकर कि ये अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिएगा, और वही फ़ाइल लेकर आए थे राजभवन जम्मू में। राम माधव का कह रहे हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और जम्मू कश्मीर आरएसएस के सीनियर लीडर भी हैं और पार्टी इंचार्ज भी थे जम्मू कश्मीर में, जब 370 हटा और उसके बाद भी काफ़ी वक्त तक काम किया। तो राम माधव मेरे पास फ़ाइल लेकर आए, उन्होंने कहा कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट फलाने बंदे को दे, मखसूस शख्स को दे, इसमें से 300 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, ऑफ़र देंगे। तो उसके बाद मैंने उनको कहा जी कि ये वही फ़ाइल है जिसको मैं पहली रात ऑर्डर निकाल के कैंसिल कर चुका हूं, पहले ही मुझे गड़बड़ी इसमें लगी थी। तो सीबीआई ने भी उनसे कुछ सवाल इस सिलसिले में पूछे थे, लेकिन राम माधव ने बाद में इल्ज़ामात की तरदीद की, इनको गलत ठहराया, नोटिस भी भेजा, लेकिन जवाब अभी तक सत्यपाल मलिक ने नहीं दिया। ये कहकर टाल दिया कि माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन कुल मिलाकर मामला संगीन है, सियासत इस मुद्दे पर जारी है और इन सब के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, एनसीपी, कांग्रेस कूद पड़े थे। शिवसेना का बयान भी सामने आया। आगे चलकर बात सुनिएगा क्या कुछ कह रही थी शिवसेना की लीडर और राज्यसभा रुख प्रियंका चतुर्वेदी। आइए सुनाता हूं मैं आपको उनकी बात। कल सत्यपाल मलिक जी, जो कि जम्मू और कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, उससे पहले बिहार के, उसके बाद गोवा के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। 2019 में, जब 2018 में वो वहाँ के गवर्नर बनकर गए थे, फरवरी 2019 में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। उन्होंने उसको लेकर कहा है कि उस समय पर जो लैप्सेस हुए थे, इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए थे, वो चौंकाने वाले हैं। और जो एक्सप्लोसिव इंटरव्यू के माध्यम से हमारे सामने आया है, वो कहते हैं 3 बड़ी चीजें कहते हैं। पहली चीज वो बता रहे हैं कि ये जो ट्रूप्स थे, जो सीआरपीएफ थी, सीआरपीएफ का रिक्वेस्ट थी कि बड़ा ट्रूप मूवमेंट है तो इनको एयरलिफ्ट करा लिया जाए, जो केंद्र सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए वो ट्रूप मूवमेंट हुआ और ट्रूप मूवमेंट भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग्स पे भी कोई गार्ड नहीं था, कोई एसओपीज नहीं फॉलो किए गए थे, रोड सैनिटाइज नहीं थी। जब रोड सैनिटाइज होती हैं, जब रूट होता है, तो उस समय पे व्हीकुलर ट्रैफिक हो, पीपल ट्रैफिक हो, पैसेंजर ट्रैफिक हो, सब बंद कर दिया जाता है, सो दैट इट फैसिलिटेट्स उनका मूवमेंट। पर वो भी नहीं था, सिक्योरिटी भी नहीं थी पूरे कॉन्वॉय के लिए। और साथ ही साथ एक गाड़ी जिसमें एक्सप्लोजिव्स भरे हुए थे, वो उनको एम्बुश करती है और एक्सप्लोजन होता है और 40 लोग शहीद हो जाते हैं। वो कहते हैं वो गाड़ी 10-12 दिन से वहां गांवों में घूम रही थी, इंतजार में कि कभी कॉन्वॉय निकलेगा। यानी उनको कॉन्वॉय मूवमेंट का भी पता था कि होने वाला है किसी एक दिन में, और उस दिन पे वो हुआ। 14 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में उनकी एक शूट थी, जहां पे उनको ये खबर मिलती है। ये बताते हैं सत्यपाल मलिक जी कि जब वो उनको फोन करते हैं गवर्नर को पूछने को कि क्या हुआ है, तो वो कहते हैं कि वही हुआ है जिस बात का डर था कि एयरलिफ्ट करा लेना चाहिए था, ये बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, गलती केंद्र सरकार की हुई है, हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं। तो उस पर सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने उनको चुप होने को कह दिया, और वही सेम चीज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने उनको चुप होने को कह दिया। तो सवाल बस यही होता है। उसके बाद राजनीति खूब सारी हुई, उसके बाद बालाकोट हुआ, उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, फिर 370 हटा, बहुत सारी चीजें हुई, पर ये देश की जनता के सामने सच्चाई नहीं आई कि आतंकिस्तान को तो हमने जवाब दे दिया, पर आतंकिस्तान को मदद करने वाले वो लोग जिन्होंने हमारे 40 जवानों को शहीद कर दिया, उन पे क्या कार्रवाई हुई, कैसे हमारी ट्रूप मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज हुई, कैसे ये 300 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स हमारे देश के अंदर आए, किस तरीके से हमारे जवान मौत के घाट हो गए क्योंकि हमने इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। तो ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब अब देश की जनता को देना बनता है। हैरानी बस इस बात की होती है कि कोई भी मीडिया चैनल जो रोज आए दिन देश के मुद्दों को लेकर, देश के मुद्दे में कहती हूँ टीआरपी के मुद्दों को लेकर डिस्कशन होता है, मुझे आए दिन फोन आते हैं कि आप 2024 की ऑपोजिशन यूनिटी पे बात करिए, डिसजॉइंटेड ऑपोजिशन, कभी कहते हैं वीर सावरकर जी पे आकर करिए, कभी कहते हैं जो वहाँ पे इनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में उस पर आकर चर्चा करिए। उनमें से कोई भी एक टेलीविजन चैनल का ये फोन नहीं आया है कि क्या हम सत्यपाल मलिक जी की इन बातों को, क्योंकि वो गवर्नर थे, उस पर चर्चा करें।
ये भी एक फोन आया था कि गुलाम नबी आजाद जी की किताब पे चर्चा हो रही है कांग्रेस की बात को लेकर, पर इसके लिए अभी तक किसी एक फोन कॉल नहीं आया है। उम्मीद करती हूँ मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी समझेगी इस क्रिटिकल मुद्दे को लेकर, और देश के सामने सच्चाई आना जरूरी है, उन शहीद के परिवारों के सामने सच्चाई आना जरूरी है। और भगवान ना करे कभी भी ऐसे इंटेलिजेंस फेलियर अगर अनअकाउंटेड जाएंगे और हम इन लोगों को अकाउंटेबल नहीं रखेंगे, तो क्या हम एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं हमारे देश में कि ऐसा हमला कभी फिर से नहीं होगा। बस यही उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश की जनता को इसका जवाब देगी, ना कि इस पे पर्दा डालने का काम करेगी जिस तरीके से बताया गया है सत्यपाल मलिक जी की तरफ से।